नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और आज के समाचार फिर से एक बार ट्रंप समाचार। और इन ट्रंप समाचारों में आपके सामने चर्चा है ट्रंप के एक बार फिर से फेल होने की चर्चा इसलिए क्योंकि लगातार फिर चाहे मोर्चे अंतरराष्ट्रीय रहे हों या राष्ट्रीय, ट्रंप लगातार एक के बाद एक फेल होते जा रहे हैं। हाल ही में पुतिन के सामने फेल हुए, जेलेंस्की फोन करते रह गए, कोई सुन नहीं रहा है। दूसरी तरफ नेतन्याहू से ईरान के मामले पर झगड़ लिए। प्रधानमंत्री मोदी और शहबाज शरीफ को एक टेबल पर लाने का जो झूठा प्रयास किए, ये कहते हुए कि हमने इन दोनों के बीच में टैरिफ को लेकर शांति करा दी, टैरिफ से इन दोनों के बीच में सीज फायर करा दिया है। वो सारा मामला बैक टू बैक फेल होता जा रहा है। अब तक जो चल रहा था सब ठीक था, लेकिन अब अंतरराष्ट्रीय मसले पर अमेरिका के द्वारा लगाए गए टैरिफ पर भी अपने ही देश में घिर गए हैं ट्रंप, क्योंकि यहां की सबसे बड़ी न्यायपालिका जो कि टैरिफ के मामले पर सरकार में दखल करती है, उसने ट्रंप के इन्हीं फैसलों को पलट मारा है। जिसको ट्रंप लिबरेशन डे कहते थे, जिसके चलते भारत जैसे ना जाने कितने देश ट्रंप के साथ बातचीत में बिजी थे, आज यहीं की न्यायालय ने इनके इसी लिबरेशन डे को मनाने का मौका छीन लिया है। दूसरा, ट्रंप को राष्ट्रपति बनाने में प्रमुख सहयोगी रहे एलॉन मस्क ने अपने पद से आज इस्तीफा दे दिया है। कहा है कि अब नहीं हो पाएगा डॉजी डिपार्टमेंट का संचालन, बहुत हुई सरकारी नौकरी, 6 महीने काम कर लिए, इतना ही था, बस अब मंगल जाने का समय आ गया है। खैर, अब इन सारी बातों की आज के सेशन में चर्चा होगी कि क्या चक्कर है इन दोनों के भाइयों के बीच का रोमांस, दैट इज ब्रोमांस, खत्म हो गया है। आज की सुर्खियों में विशेष रूप से चर्चा हेडलाइन में कुछ इस प्रकार से है कि यूएस कोर्ट ने इंटरनेशनल ट्रेड जो कि ट्रंप के टैरिफ से प्रभावित हो रहा था, उस पर अपना फैसला देते हुए कहा है कि माननीय ट्रंप 10 दिन के भीतर भीतर टैरिफ का मसला सेटल कर दो, नहीं चल पाएगा, तुमने गलत किया, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया, यह नहीं हो पाएगा। ट्रंप को हड़का दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ से डोजी डिपार्टमेंट के हेड एलॉन मस्क, जिनकी फरमाइश से ट्रंप राष्ट्रपति बने थे, इन दोनों के बीच का रोमांस ज्यादा नहीं चल पाया। कारण निकला कि एलॉन मस्क को ट्रंप की बहुत सी चीजें पसंद नहीं आ रही थी और उनमें से ट्रंप के नीतियों के चलते एलॉन मस्क का व्यापार दिनों दिन परेशान हो रहा था, व्यापार में दिक्कतें आ रही थी। कारण क्या रहे, उनका विस्तार पूर्वक विश्लेषण आज के सेशन में करेंगे। लेकिन अमेरिका से जुड़ी ये दोनों खबरें फिलहाल भारत के लिए काम की इसलिए हैं क्योंकि अब एलॉन मस्क एक स्वतंत्र उद्योगपति की तरह दुनिया के साथ ट्रेड करेंगे और वहीं दूसरी तरफ से टैरिफ के मामले में भारत को राहत मिलेगी। तो दोनों खबरें चूंकि भारत को प्रभाव में लाती हैं, भारत पर प्रभाव डालती हैं, सारी बातें आज के सेशन में डिटेल से चर्चा करेंगे। साथियों, जैसा आप सभी जानते हैं कि ट्रंप जब राष्ट्रपति बने तो उन्होंने बनते ही सबसे पहले नेशनल इमरजेंसी लागू की थी। नेशनल इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल की है, कहते हुए लागू किया कि अमेरिका की जो सीमाएं कनाडा और मैक्सिको से साझा होती हैं, उन दोनों सीमाओं से अमेरिका में फेंटेनिल नाम का एक ड्रग है जो चीन के द्वारा अमेरिकियों को नशे के लिए भेजा जाता है। उसके नशे से बहुत सारे अमेरिकी मरते रहते हैं। ऐसे में फेंटेनिल रोकने के लिए वो मैक्सिको पर और कनाडा पर टैरिफ लगाएंगे, साथ ही साथ चीन पर टैरिफ लगाएंगे। 20 जनवरी के दिन ही इन्होंने अपनी इमरजेंसी का अनाउंसमेंट किया और साथ में इन तीनों देशों के ऊपर टैरिफ टिका दिया कि अब आपके यहां से आने वाला कोई भी सामान अमेरिका में महंगा पड़ेगा, हम आपको अमेरिका में सामान नहीं बेचने देंगे। मैंने उस दिन भी आपसे यही कहा था कि इनका लगाया गया टैरिफ असल मायने में अमेरिकियों पर ज्यादा भारी पड़ेगा रादर देन और देशों के, क्योंकि जिन प्रोडक्ट्स पर ये टैरिफ लगा रहे थे वो प्रोडक्ट्स अमेरिका को इंपोर्ट ही करने होते थे। ऐसे में अमेरिकियों को उस सामान को खरीदने में अब और ज्यादा कीमत देनी पड़ेगी, क्योंकि 100 रुपए के माल पर अगर आप 20 रुपए टैरिफ घुसा दिए तो आपके कस्टमर को अब वो 120 का पड़ रहा है। असल मायने में अमेरिकियों को ही यह नुकसान दे रहा था। मैंने आपको जब टैरिफ लगा था तब भी कहा था, मैंने ये कहा था कि इनके फर्स्ट क्वार्टर में ही इनकी ग्रोथ रेट पर इसका असर दिखेगा और मैंने आपसे यह भी कहा था कि अमेरिकी खुद ही इस बात से खफा हो जाएंगे कि इनके टैरिफ के चलते उनके देश में महंगाई बढ़ रही है। यह बात कोर्ट तक पहुंच गई और कोर्ट तक यह बात इस तरह पहुंची कि माननीय न्यायालय, इस आदमी ने अपनी इस पावर का उपयोग किया है। कौन सी पावर का उपयोग किया है उसके बारे में जान लीजिए। असल में अमेरिकी राष्ट्रपति के पास एक इमरजेंसी पावर होती है, उसका नाम है आईपा। आईपा बोले तो इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट।
इस एक्ट को राष्ट्रपति आपातकाल में ही लगा सकते हैं, इसीलिए ट्रंप ने आते ही सबसे पहले आपातकाल लगाया था, इमरजेंसी लगाई थी, ये कहते हुए कि हमारे यहां पर बड़ी मात्रा में फेंटेनिल आ रहा है, इसलिए मैं आईपा लगा रहा हूं। आप और हमने आईपा इतना फोकस नहीं किया, हमने टैरिफ पर फोकस किया, हमने रिजल्ट पर फोकस किया, हमने एक्शन पर फोकस नहीं किया था। ट्रंप ने जो भी टैरिफ लगाए वो आईपा की वजह से ही लगाए थे। अब मैं आपको आईपा ढूंढवा देता हूं पुराने वाले फैसलों में। ये देखो 2 अप्रैल को जब दुनिया के सारे देशों पर 2 तरह का टैरिफ लगाया गया था, जिस समय पर बेसलाइन टैरिफ यानी 10% टैरिफ तो सब पर लगाया गया था, बच जो गए थे उनके ऊपर अलग अलग प्रकार से हाफ टैरिफ लगा दिया था। मान लीजिए चाइना 67% लगाता है तो यूएस ने उस पर 34% रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया था। ऐसे ही अगर भारत के द्वारा 52% लगता है तो भारत पर 26% टैरिफ लगा दिया गया था, यानी रेसिप्रोकल टैरिफ लाया गया था। ये जो 2 अप्रैल को रेसिप्रोकल टैरिफ आया था ना, ये आदेश सरकारी आदेश प्रेसिडेंशियल फॉर्म में व्हाइट हाउस के अंदर जो लिखा गया था 2 अप्रैल के ऑर्डर्स में, वो आईपा के नाम से ही लिखा गया था। अब मैं आपको आईपा एक बार वापस से ढूंढवा देता हूं। ये रहा आईपा। आईपा के बारे में लिखा है इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट, आईपा द नेशनल इमरजेंसी एक्ट, सैंक्शन 604, ट्रेड एक्ट 1974, अमेंडमेंट, ये सारा आईपा आपको दिखाई दे जाएगा। मतलब ये हुआ कि इन्होंने जो ये टैरिफ बढ़ाया था ना, ये टैरिफ असल मायने में अपनी आईपा की शक्तियों का उपयोग करके बढ़ाया था। इसको आसान रूप से समझते हैं, इसको ऐसे समझिए जैसे हमारे देश में जब आपातकाल लगता है तो हमारे देश की सरकार को या केंद्र सरकार को, राष्ट्रपति को, एक्चुअली हमारे देश में प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी प्रेसिडेंट करता है, तो उसको कुछ विशिष्ट पावर दे दी जाती हैं और उन विशिष्ट पावरों में वो क्या क्या आदेश कर सकते हैं वो हमारे संविधान में लिखा होता है। ऐसे ही अमेरिका में अमेरिकी राष्ट्रपति को कुछ विशिष्ट पावर दी गई हैं इमरजेंसी के अंदर। उनके यहाँ इमरजेंसी के जो पैमाने हैं उनमें ये आईपा एक्ट भी है, इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट, जिसमें यह कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति को आवश्यक लगे तो वो इकोनॉमिक कुछ स्टैंड ले सकता है। और इसी स्टैंड के चलते अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने टाइम टाइम पर इसका दुरुपयोग कहा किया है या उपयोग किया है, यूं कह सकते हैं। उदाहरण के लिए सबसे पहली बार जब ट्रंप आए थे 2019 में, उन्होंने उस समय पर भी इस आईपा का उपयोग मैक्सिको के खिलाफ किया था। इससे पहले भी अगर आप चलते हैं तो 2015 में प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने इसका उपयोग हैकर्स के खिलाफ किया था। 2001 के अंदर जब 9/11 हुआ था तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने आईपा का उपयोग फाइनेंशियल सपोर्ट नेटवर्क को तोड़ने के लिए किया था। अब तक अगर देखा जाए तो कुल 69 टाइम्स नेशनल इमरजेंसी इन्वोक करके आईपा लगाया जा चुका है। मतलब अमेरिकी इतिहास में जब से आईपा आया है 69 टाइम्स इसकी वजह से टैरिफ खेला जा चुका है। लेकिन यह पहली बार था कि दुनिया के एक साथ इतने सारे देशों को एक सूत्रीय टैरिफ से, रेसिप्रोकल टैरिफ से नाप दिया गया हो। कुछ ऐसे क्षेत्रों को भी टैरिफ लगा दिया गया जहां इंसान नहीं रहता है, पेंगुइन रहते थे। हमने उनका भी जिक्र आपके सेशंस में किया था। इस बात को कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। कोर्ट में कहा गया कि ट्रंप ने जो ये टैरिफ की पूरी हिस्ट्री रची है ना, जिसके चलते दुनिया के देशों के साथ व्यापार पूरी तरह से बिगाड़ दिया गया है, उसके खिलाफ अमेरिका के 12 राज्य कोर्ट में चले गए। यह कोर्ट असल में मैनहट्टन के अंदर स्थित कोर्ट है, इंटरनेशनल ट्रेड कोर्ट के नाम से यह जानी जाती है। न्यूयॉर्क के अंदर मैनहट्टन कोर्ट है, यूनाइटेड स्टेट्स कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। और इस कोर्ट के अंदर 12 राज्य और बहुत सारे बिजनेस सेक्टर्स के जो लीडर्स थे वो जाकर यहां पर शिकायत कर दिए। तो ये यूनाइटेड स्टेट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है जो असल मायने में अंतरराष्ट्रीय ट्रेड से संबंधित जो मसले हैं उनको सुनती है। उस जगह पर 12 अमेरिकी राज्य, कुल मिला के 50 अमेरिका में राज्य हैं, उनमें से 12 राज्य और कई बिजनेस के लीडर्स वहां जाकर शिकायत किए और कहे कि सर ये जो काम इन्होंने किया है इससे असल में नुकसान अमेरिका का हुआ है। बोले कैसे? बोले बढ़े हुए टैरिफ से सामान अमेरिकियों को महंगा पड़ा, इससे आर्थिक रूप से अमेरिकी कमजोर हुए, नंबर 1। नंबर दूसरा, इनके रेसिप्रोकल टैरिफ के चलते दुनिया के कई देशों ने अमेरिका पर टैरिफ लगा दिया और यह सबको विदित है। मैक्सिको ने भी लगाया, कनाडा ने भी लगाया, चाइना ने भी लगाया, जिसके चलते अमेरिका का एक्सपोर्ट भी बाधित हुआ। डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने तो यह तक कह के चेतावनी दी थी कि अगर ये टैरिफ ऐसे ही चलते रहे तो दुनिया का व्यापार 80% तक घट जाएगा। तो बोले सर इनका यह फैसला किसी भी प्रकार से राष्ट्र हितैषी नहीं है, दुनिया के ट्रेड ऑर्डर को डिस्टॉर्ट करने वाला है, इसलिए माननीय न्यायपालिका आप इनसे कहें कि ये यहां से हटें। मैं आपको न्यायपालिका के बारे में बता देता हूं। इस न्यायपालिका में 9 जज बैठते हैं और उनमें से
जो जज बैठते हैं उनको नियुक्त करने के लिए सीनेट यानी कि इनके यहां की राज्यसभा उसकी रिकमेंडेशन के बाद में यहां पर जजेस को नियुक्त किया जाता है। मतलब प्रेसिडेंट और सीनेट की सिफारिश के बाद यहां जज बैठते हैं और जो ये जज हैं उनमें से भी 5 से अधिक जज किसी एक पार्टी से बिलोंग नहीं कर सकते, यानी कि उनको रिकमेंड किया गया हो, पता चले कि अपोजिशन ने या सत्ता पक्ष ने, ऐसा नहीं है। ये सेटिंग इस तरह से रहती है कि आपको 5 अधिकतम जज किसी एक पार्टी के फेवर के हो सकते हैं या फिर ये कहिए उस सरकार के समय पर हो सकते हैं। ठीक है, इन 9 जजेस के द्वारा ये फैसले लिए जाते हैं। अलग अलग मसलों में इंडिविजुअल जजेस भी फैसला लेते हैं। इस कोर्ट ने इस पूरे मामले की सुनवाई करी और इस मामले की सुनवाई करते हुए 28 मई को कहा कि आपने जो 2 अप्रैल को काम किया था वो पूरी तरह से गलत था। गलत किस तरह से था? बोले आपने लिबरेशन डे जो सेलिब्रेट किया 20 जनवरी के दिन, ये कहते हुए कि हम पड़ोसी जगहों पर टैरिफ लगा रहे हैं क्योंकि यहां से फेंटेनिल आता है, उस पर बोले कोई फर्क नहीं पड़ा। आपने टैरिफ ये कहते हुए लगाया था कि इसकी वजह से मैं जो ड्रग कार्टेल है उनको नुकसान पहुंचाऊंगा। आपने देशों को नुकसान पहुंचाया जिसके चलते अमेरिका के लोगों को नुकसान पहुंचा। उन लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा जो ड्रग सप्लायर थे। जहां पर ड्रग पैदा होती थी उस पर आपने कुछ कार्रवाई नहीं करी, आपने देश को ट्रीट किया। यह कोई भी व्यापारिक हितैषी फॉर्मूला नहीं है। यह कहते हुए कोर्ट ने 20 जनवरी के इनके फैसले को किनारा कर दिया। वहीं दूसरी तरफ टैरिफ को लेकर 2 अप्रैल को किए फैसले को भी यह कहते हुए किनारा कर दिया कि आपकी ये इमरजेंसी पावर्स हैं, देश अभी किसी आपातकाल में नहीं है। दुनिया के एक साथ इतने सारे देशों को आपने यूनिलेटरली जो ट्रीटमेंट दिया, यह वर्ल्ड इकोनॉमी को डिस्ट्रेस में डालने वाला है, यह काम नहीं होना चाहिए था। यह कहते हुए इन्होंने इन सबसे इन्हें वापस आने की कहा कि आप इन्हें अगले 10 दिन के अंदर हटाइए और पूरी चीजों को वापस यथास्थिति पर लेकर आ जाइए। अब सवाल बड़ा बना कि साहब जब ट्रंप ये सब सुन रहे थे तो फिर इन्होंने कहा क्या? भाई साहब ये आदमी अत्यंत मनोरंजक है। मनोरंजन करते करते ये भाई साहब वहां बोलते हैं कि सर मेरा टैरिफ बहुत काम आया। बोले कैसे काम आया? बोले मेरे टैरिफ ने इंडिया और पाकिस्तान में सीज फायर करवा दिया। मतलब भाई दिस इज द मीम मटेरियल। मतलब इन भाई साहब का साइकोलॉजी में कोई नस दब गई है, बुढ़ापे का समय है, इसी वजह से संभवतया हमारे देश में भी प्रधानमंत्री भी मुस्कुरा रहे हैं, भारत के लोग भी मुस्कुरा रहे हैं। इसकी कोई नस दब गई है। नस किस बात पर दब गई है कि ये अटका हुआ है वहीं कि मैं सीज फायर करा दिया टैरिफ के चलते, आप कह रहे हैं कि हम कुछ करवा नहीं पाए। मैंने उन लोगों से कहा था कि आपके ऊपर हम ट्रेड की बातचीत करेंगे, सर टैरिफ बहुत काम की चीज है। ये कोर्ट में दलील दिए हैं भाई इस बात की। इस बात को कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया कि देखो तुम जो इतने दिन से ढिंडोरा पीट रहे हो टैरिफ का कि तुम्हारे टैरिफ से शांति हो गई है, हम नहीं सुनना चाहते, साइड में रहो, तुम अपना जो काम है जो तुमसे कहा गया वो हटाओ। ये फालतू की जो बातें हैं इनको हम सुनने के लिए कतई तैयार नहीं हैं। कुल मिलाकर ये 12 अमेरिकी राज्य थे जिन्होंने शिकायत की थी और उन राज्यों की शिकायत के ऊपर कोर्ट ने फैसला सुना दिया और उस फैसले के अंदर इनसे साफ साफ कहा गया है The trafficking tariff fail because they do not deal with the threat set forth in the order। और साथ ही साथ इनसे यह भी कहा गया है कि अगले 10 दिन के अंदर नेसेसरी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर निकालो और ये सारी की सारी चीजें खत्म करो। खैर साहब इस बात के ऊपर अमेरिका के अंदर न्यूज बनने लगती है कि साहब ये तो बड़ी न्यूज हो गई, ट्रंप ने जो टैरिफ लगाए थे वो आईपा के तहत अगले 10 दिन के अंदर इन्हें खत्म करने पड़ेंगे। तो क्या ट्रंप मानने वाले हैं? तो देखिए पहली बात तो यह है कि ट्रंप ने 2 अप्रैल को जिनकी घोषणा की थी, अप्रैल मई जून, तो जून तो तीसरा महीना अभी भी चलने को है। जुलाई तक तो वैसे भी ट्रंप ने 90 दिन की मोहलत सभी को दे रखी है, यानी कि रेसिप्रोकल टैरिफ तो अभी वैसे भी काम कर ही नहीं रहा है। इसलिए कोर्ट का ये जो आदेश है, जुलाई में ट्रंप क्या फैसला लेंगे इस पर टिका है। फिलहाल के लिए तो यही कहा जा सकता है कि ट्रंप ने फिलहाल कोई फैसला लेना नहीं है। कोर्ट के कहने पर वो यही कहेंगे सर मैंने तो 90 दिन के लिए पहले ही पोस्टपोन कर रखा है, भविष्य में करेंगे नहीं या नहीं करेंगे वो तो अभी मतलब टेबल पर बैठ के नेगोशिएशन में चल रहा है। लेकिन क्या इस बात को लेकर भारत की कोई प्रतिक्रिया आई? भारत ने आज देरी नहीं करी। जैसे ही इन्होंने कोर्ट में कहा कि मैंने सीज फायर कराया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की तरफ से स्पोक पर्सन बाहर निकल आए, बोले यार ये ऐसा कुछ नहीं था, हमारे पास पाकिस्तान के डीजीएमओ का कॉल आया, हमने तभी जाकर ससेशन यानी स्थगन किया, हम ट्रंप की बातों में नहीं आते। अब तो भाई भारत खुलकर के ये बात बोलने लगा है कि ट्रंप का कोई लेना देना नहीं था। मैं तो कई बार ये तक कहता हूं कि ये मॉक ड्रिल जो करवाने का प्रयास चल रहा था, हो सकता है भारत 1-2 बार फिर से गोला फेंके और फिर खुद से कहे कि चलो अब कर रहे हैं सीज फायर, तब कम से कम ये तो मान ले दुनिया कि हम अमेरिका के कहने पर नहीं किए थे, खुद के कहने पर किए थे। मतलब मुझे इस तरह की फीलिंग भी इनके साथ जुड़ी हुई आ रही है। खैर फिलहाल के लिए
ट्रंप ने कहा है कि वो कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करेंगे, प्रशासन के खिलाफ अपील करेंगे। अपील का इंतजार भी रहेगा और इसका प्रभाव भी देखा जाएगा कि ट्रंप आगे क्या करते हैं। खैर, फिलहाल के लिए भारत अपनी तरफ से ट्रंप के साथ पहले से भी नेगोशिएशन में चल ही रहा है। इस सूचना का आधा पार्ट यहां खत्म होता है। अब दूसरे पार्ट पर चलते हैं जो ज्यादा रोचक है। ज्यादा रोचक है इन भाई साहब का काम। ये है इलॉन मस्क। कई बार मैं इन्हें एलियन कह करके संबोधित करता हूं और उसके पीछे का तर्क यही है, इन्होंने अपने जीवन में इतना कुछ मचा दिया है कि संभवतया किसी भी व्यक्ति के कई जन्मों में होता हुआ लगता है। एक व्यक्ति जो टैकी था, उसने अचानक ऑटोमोबाइल में एंट्री करी, स्पेस में एंट्री करी, राजनीति में एंट्री करी, इंफोटेनमेंट में एंट्री करी, करेंसी में एंट्री करी, जहां एंट्री करी वहां मचाता चला गया। ये वो व्यक्ति है। इलॉन मस्क एलियन से कम नहीं प्रतीत होते और इन्होंने अपनी राजनीति के नशे में, कि भाई इनको राजनीति का सुख लेना था, तो इन्होंने अपने हाथ से उठाकर एक पपेट रूपी आदमी को राष्ट्रपति बना दिया कि चलो तुम हमारी पसंद हो, आज से हम तुम्हें राष्ट्रपति बनाएंगे। शुरुआत कहां से हुई? शुरुआत हुई जब ट्रंप का ट्विटर अकाउंट 2021 में बैन किया गया था। जब जैक डॉर्सी के पास ट्विटर हुआ करता था तो उन्होंने ट्रंप का अकाउंट इसलिए बंद कर दिया था क्योंकि ट्रंप की जो चाहने वाले थे, ट्रंप के हारने के बाद में चढ़ गए थे, इनके जो सरकारी दफ्तर हैं उनके ऊपर चढ़ाई बढ़ाई मचा दी थी और ये काफी ज्यादा फेमस घटना हुई थी। लोगों ने काफी मजाक बनाई थी कि साहब देखिए, अमेरिका के अंदर ही ऐसा हो रहा है कि वहां की राष्ट्रपति भवन, संसद, उन पर ही कंट्रोल कर लिया जनता ने। काफी बड़ी मजाक बनी थी, श्रीलंका टाइप की स्थिति दिखाई दी थी। ठीक है साहब, ट्रंप को इसकी सजा मिली। ट्विटर ने ट्रंप को सस्पेंड कर दिया, अकाउंट बैन कर दिया। इसके चलते इलॉन मस्क का प्रेम जाग उठा और उन्होंने, जैसे अपने है ना मेरे प्यार का तो इंतकाम, देखिए कि एक फिल्म है, मुझ क्या है नाम भूल रहा हूं मैं, इसमें एक आदमी लड़की से दुत्कार दिए जाने पर कि भाई तुम प्यार नहीं करते हो हमसे, तो वो आईएएस बनकर आता है। इलॉन मस्क ने ट्विटर के प्रति वही प्यार दिखाया कि ट्रंप को तुम निकाल दिए, लो बेटा हम ट्विटर ही खरीद डालेंगे। और इन्होंने भाई साहब ट्विटर ही खरीद दिया और खरीदने के लिए कीमत लगाई 44 बिलियन। जब तक ट्विटर की कोई कीमत ही नहीं समझ पा रहा था कि ये इतने का भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि कमाई का कोई अता पता ही नहीं था कि इससे कमाया कैसे जाएगा। ये तो बाद की बात है कि फिर इन्होंने पैसा कमाने का मॉडल इस पे विकसित किया, किसी को पता नहीं था। और बाद में इसका नाम बदलकर इसको एक्स और कर दिया कि हटाओ, तुम्हारा नाम और निशान मिटाते हैं। भाई साहब इसको खरीदा जाता है और खरीद करके 2022 में बकायदा ट्विटर से बैन हटा दिया जाता है और इलॉन मस्क ने ट्विटर पर वापसी इनकी कराई। अब आप पूछेंगे ट्विटर पर इनकी वापसी कोई इतनी बड़ी खबर है क्या? भाई साहब बहुत बड़ी खबर है। आप हमारे प्रधानमंत्री की कोई भी सूचना उठाकर देखें तो कहां आएगी? सबसे पहले ट्विटर पर आएगी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राजनेताओं ने समाचार का एक साधन बना लिया है ट्विटर को। वहीं पर खबरें प्रेषित की जाती हैं, जनता को वहीं से सुनाई जाती हैं। ऐसे में अगर आपको ट्विटर से गायब कर दिया तो आप सूचना कैसे फैलाओगे? और जब सूचना नहीं फैलाओगे तो आप रह जाओगे। तो इन्होंने इनको वापस लाकर कहा कि लो माननीय अपना चलाओ। लेकिन ये भी कम जिद्दी नहीं थे, तब तक अपना ट्रुथ नाम से एक सोशल मीडिया बना चुके थे कि हम अपनी दुनिया बनाएंगे। खैर चलो, ट्रुथ पे ये अभी भी बरकरार है, लेकिन इन्हें ट्विटर पर लाया गया। ट्विटर पर लाने से क्या काम चल जाता? नहीं। इन भाई साहब ने बकायदा इनके लिए कैंपेन पर पैसा खर्च करने का निर्णय लिया कि महाराज आप चुनाव लड़ो, पैसा हम लगाएंगे। अमेरिका में यह खुलेआम होता है, जैसे हमारे देश में चोरी छुपे राजनेताओं को समर्थन दिया जाता है राजनीतिक दलों के द्वारा और उस पर फिर बवाल मचता है, किसको राजनीतिक चंदा ज्यादा मिला, फिर नाम लिया जाता है, उनके से ट्रक भरकर जा रहा है, उनके से टेम्पो भरकर जा रहा है, उनके से बैग भरकर आ रहा है। अमेरिका में यह सब खुलेआम होता है क्योंकि सब समझदार हैं, ये मानते हैं कि चुनाव में पैसा लगता है और पैसे से चुनाव लड़े जाते हैं। हमारे देश में भले ही राजनेता हेलीकॉप्टर में घूमते हो, दिन भर हवाई जहाज में रहते हो, लाखों की भीड़ को संबोधित करते हो, लेकिन कोई यह ना कह दे कि पैसा लिए थे। बस इसी को लेकर हमारे देश में लोकतंत्र की मजाक बनती है। एनीवे, इन्होंने बकायदा खुलेआम इनका समर्थन किया, बढ़िया पैसा से इनको चुनाव लड़वाया। इससे ट्रंप चुनाव जीत गए। ट्रंप ने चुनाव जीता क्योंकि इन्होंने प्रॉपर तरीके से चुनाव प्रचार में पैसा खर्च किया। अपने जितने भी फॉलोअर्स हैं सबको खुलेआम कहा कि जाओ और इनका समर्थन करो। अच्छा, इनके देश में ये डर भी नहीं है कि पता चले कि ट्रंप से बाइडेन, वो इलॉन मस्क से बाइडेन नाराज हो जाए कि बेटा अगर हमारी सरकार आ गई तो तुम्हारी चिड़िया जो है ना ट्विटर वाली, इसको फिर से आजाद कर देंगे। ऐसा नहीं होता है वहां पे, वहां खुलकर आदमी समर्थन करते हैं। मैं आपको यहां पर एक आंकड़ा दिखाता हूं जिससे आपको अंदाजा लगेगा। कमला हैरिस जो बाइडेन की पार्टी से थी, उनके समर्थन में भी बिलियनियर्स थे और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ज्यादा समर्थन में इनके थे।
इनके समर्थन में एक ही पावरफुल आदमी था, दैट इज इलॉन मस्क। इनके में लगभग 55 के आसपास बिलियनियर्स थे, इनके में 81 बिलियनियर्स थे। मतलब जिनको आप पहचानते हैं ना, ये बिल गेट्स जैसे जो लोग थे, ये कमला हैरिस के समर्थन में थे। और ऐसा नहीं है कि इनके आने के बाद में बिल गेट्स का नुकसान पहुंचाया जा रहा हो, कोई बात नहीं। जिन्होंने राजनीतिक चंदा देना है, दो चुनाव बढ़िया से लड़ेंगे। तो 81 जो थे ना, वो उनके डेमोक्रेट्स के समर्थन में बिलियनियर्स थे, और इनके में 51 ही बिलियनियर्स समर्थन में थे, और उनमें सबसे बड़े एलॉन मस्क थे। इसी का चलते चुनाव जीतते हैं ये। बढ़िया फंडिंग खर्च होती है, बढ़िया पैसा खर्च किया जाता है, चुनाव जीत कर आते हैं। चुनाव खर्च जीत के आते हैं तो जिसने बनाया है उसका भला किया जाएगा, खुलेआम चलता है वहां पे। ये नहीं है कि साहब आप जबरदस्ती नाम जोड़ते जाएं कि देखो ये तो देश के नंबर 1 पैसे वाले बन गए हमारे प्रधानमंत्री के आते ही। ऐसे नहीं होता है, वहां खुलेआम होता है कि हाँ भाई इसने जिताया है, अब इसको फायदा देंगे। वहां खुलेआम साहब चल रहा है। तो ट्रंप बकायदा इनको उठाकर लाते हैं कि भाई लाओ इस आदमी को, अब बताते हैं कि हम किसकी वजह से बने हैं। इनको बकायदा लाया जाता है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी दिया जाता है, सम्मान में तालियां बजती हैं। हमारे देश में तो राजनेता उद्योगपतियों से मंच साझा करने में डरते हैं कि गलती से कहीं कोई उद्योगपति का नाम साथ में आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर हमारी गरीबों वाली या गरीबों के मसीहा वाली इमेज कैसे बनेगी। हमको गरीब के घर में बैठ के खाना खाना है, गरीबों को यह जताना है कि आए हवाई जहाज से हैं लेकिन गरीब के घर में बैठ के खाएंगे। अमेरिका में यह सब नहीं चलता है, जो है वो सामने है, यहां लाया जाता है। इनका बालक बढ़िया मस्ती से आनंद ले रहा है और बढ़िया से इन्हें एक डिपार्टमेंट पकड़ा दिया जाता है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। ट्रंप इन्हें अपनी तरफ से एक डिपार्टमेंट पकड़ाते हैं कि लो भैया चलाओ, अमेरिका के अंदर जो एक्स्ट्रा खर्चे हो रहे हैं इनको दूर कर दो, और अमेरिका जो जबरदस्ती की इधर उधर मदद बांटता है सब पर कंट्रोल कर दो। भाई कंट्रोल कर दिया भाई ने। 175 बिलियन डॉलर इनके खर्चे में से काट पीट कर निकाल के सरकार को दे दिए कि ये पकड़िए सर, आपके में से पूरा पैसा बचा के नेट आपको दे दिया है। ठीक है, अब ये पैसा दे दिया इनको। ये शुरुआती टास्क मिला था 30 तारीख तक के लिए। 30 तारीख है कल, यानी 30 मई। इन्होंने 29 तारीख को ही, वो वाली जैसे ना गुरु मूवी के अंदर डायलॉग है कि मैं हिसाब करना जानता हूं, बिल्कुल वैसे ही इन्होंने टाइम से हिसाब पूरा किया। एक दिन पहले इस्तीफा टिका दिया कि भाई अपना काम हो गया। 30 तारीख तक का काम लिया था अपन ने, 29 तारीख को करके दे दिया है। जो काम दिया था वो मैंने कर दिया है, अब अपन चलते हैं। राजनीति बस इतनी ही करनी थी, अपने धंधे पर फोकस करेंगे। बकायदा एलॉन मस्क ने अपनी तरफ से सारी जानकारियां साझा कर दी। लोग इनके समर्थन में उतर आए। लोगों ने कहा कि आदमी हो तो ऐसा। अच्छा, ये रियलिटी भी है हमारे देश के अंदर। राजनीति के लिए अगर कोई विकल्प सोचता है तो कहता है अंतिम विकल्प राजनीति है, उसके बाद तो फिर हो गया, फिर 1 2 3। ठीक है, लेकिन इनके यहां पर एलॉन मस्क के बारे में प्लानिंग की जा रही है। 2045 में यह आदमी मंगल पर जाएगा, वहां सरकार बनाएगा। इसका यूएस में इंटरेस्ट ही नहीं है। ये इस तरह की प्लानिंग के साथ काम कर रहा है, और यह आदमी कर सकता है क्योंकि इसकी विजन में है कि इसे मंगल तक सीधी फ्लाइट शुरू करनी है। यह हमने कई बार बताया भी है। स्पेस एक्स नाम की जो इनकी कंपनी है वो काम भी कर रही है, दुनिया का सबसे पावरफुल रॉकेट बनाकर लगातार प्रयोग कर रही है। ऐसे में एलॉन मस्क अपनी तरफ से चीजें छोड़ते हैं, और लोग इनकी कहानी में यही कहते हैं कि राजनीति भी करके देख ली और सरकार बनाकर चला कर देख ली। लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि चलो साहब ऐसा हो गया। कुछ तो सवाल उठेंगे, कुछ सवाल उठेंगे। तो सवाल उठकर आए कि एलॉन मस्क को इन दिनों ट्रंप की कुछ बातें पसंद नहीं आ रही थी। कौन सी चीजें पसंद नहीं आ रही थी? पसंद ये नहीं आ रहा था कि ट्रंप है ना, अब खुले वाले हो गए थे। अब मतलब ये निकल पड़े थे, अब ये किसी के कंट्रोल में नहीं थे। इन्हें मजा आने लगा था, इन्हें रस आने लगा था कि हर दिन मीडिया वाले बूमर माइक लेके पहुंच जाते हैं, दूर से इनकी आवाज सुनते हैं, ट्रंप सर 2 बात इसके बारे में कहिए, ये कह देते थे। इनको अब हेडलाइन में आने का शौक आ गया था। मस्क को यह समझ में आ रहा था कि अब ये केवल आनंद के लिए कर रहा है। आदमी संन्यास आश्रम में जा चुका है, लेकिन ठीक है, आश्रम व्यवस्था की मान्यता नहीं है तो चलो भगवान ने भेजा है यही मान करके एक आदमी काम कर रहा है, क्योंकि गोली से बाल बाल बचा है। ऐसे में इन्होंने जो बिल पास किया ना हाल ही में, वन बिग ब्यूटीफुल बिल, एक बार मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, ये अपनी पाठशाला पर हमने डाला था। हमने तो ये सोचकर डाला था कि कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा, लेकिन लोगों ने बड़ा इंटरेस्ट लिया है इस सेशन में। आप लोग सभी जाकर इसको सुनना, है ना। इसमें हमने बताया है ट्रंप ने क्या किया, जो अपने प्रोमिसेस थे ना चुनाव में, उन सबको उठाकर एक साथ पूरा करते हुए वन बिग ब्यूटीफुल बिल वो पास करने के लिए अपने यहां पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से तो पास करा लिया, 1 वोट से पास हुआ है। अभी इसको सीनेट में भेजा है। उसमें बहुत से ऐसी बातें हैं। कैसी बातें हैं? जैसे सरकार को कर्ज लेने के बारे में कहा गया कि सरकार और कर्ज ले सकती है। एलॉन मस्क ने कहा कि यार तुम मुझको डोजी डिपार्टमेंट दिए थे कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जिसका उद्देश्य था कि खर्चे कम करना है, और आप कह रहे हो सरकार अब और कर्जा ले सके। और करेगा क्या उस कर्जे से? बोले मैक्सिको के साथ दीवार को बड़ी बनाएंगे। बोले यार और भी काम बहुत सारे करने के हैं।
और काम करने के हैं तो उस नाम पर इस व्यक्ति को याद आता है कि चाइना पे टैरिफ लगाने। बोले चाइना में तो मेरी टेस्ला सबसे ज्यादा बिकती है, अब तुम उस पर टैरिफ टैरिफ खेल रहे हो। तो बोले यार ऐसे चल नहीं पाएगा। तो बहुत सारे मसलों पर इनकी इन दिनों ट्रंप से बन नहीं रही थी। ट्रंप इन दिनों एकदम मतलब कि भाई मैं तो 193 देशों का राष्ट्रपति, वो भूल गया कि अमेरिका का है, वो सबका राष्ट्रपति, उस वाले मोड में चले गए। एलन मस्क ने कहा ऐसे नहीं चल रहा है भाई। अच्छा, इन दिनों जब मिडिल ईस्ट में जब आए थे तो ट्रंप को तो उन दिनों भारत पाकिस्तान के दे रहा था कि दो न्यूक्लियर स्टेट्स के बीच में युद्ध रुकवा कर मैं आ रहा हूं। उस बीच में ये ट्रंप का नुकसान करा गए। नुकसान क्या हुआ? ट्रंप ने हाल ही में जो ट्विटर है ना उसका भी एक एआई बनाया है, एक्स एआई। आजकल आप उसे ग्रॉक के नाम से देख रहे हैं, लेकिन उसको भी उन्होंने एक उन्नत रूप से एक्स एआई के नाम से अलग बनाया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कैसे करती है उसके बारे में अगर हम थोड़ा सा ब्रीफ जानकारी जुटा लें, चाहे चैट जीपीटी हो, चाहे गूगल जेमिनाई हो, ये सब काम कैसे करते हैं? इनमें इंफॉर्मेशन को भर भर के दिया जाता है। इनका जितना बड़ा इंफॉर्मेशन डेटा सेंटर होगा, वहां से ये उतना तेज सुपर कंप्यूटर से डेटा फैच करके आपको लेटेस्ट आंसर दे देंगे। आप जब भी चैट जीपीटी से कुछ पूछते हैं तो ऐसा नहीं है कि चैट जीपीटी इंटेलिजेंट है, उसका डेटा सेंटर बहुत स्ट्रांग है, उसको बहुत सारा भोजन इंफॉर्मेशन का दिया हुआ है। उतनी सारी इंफॉर्मेशन को रखने के लिए बड़ा डेटा सेंटर की जरूरत होती है। जिसके पास जितना बड़ा डेटा सेंटर होगा, वो उतना अच्छे से इंफॉर्मेशन अपने सुपर कंप्यूटर्स के थ्रू निकालकर आपको देता रहेगा। अच्छा, सारा खेल डेटा इंफॉर्मेशन का है। अच्छा, जब ये मिडिल ईस्ट में पहुंचे तो ट्रंप अपने साथ में सैम ऑल्टमैन को ले गए, चैट जीपीटी वालों को, ओपन एआई वालों को, उनको ले गए। तो ये सोच रहे थे कि इलॉन मस्क सोच रहे थे कि हम जाएंगे तो हमें मिडिल ईस्ट के अंदर हमारा डेटा सेंटर बनने की जगह मिलेगी, क्योंकि हमने इनको राष्ट्रपति बनवाया है। ये ले जाकर के उनको दे आए, क्योंकि उस समय ये राष्ट्रपति थे, असल में ये दुग्गल साहब थे। इनको उस समय फीलिंग आई कि आज अपन राष्ट्रपति है, चुनाव लड़ते समय अपन व्यापारी थे, अब हम राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति बने तो इन्होंने क्या किया, सैम ऑल्टमैन को राष्ट्रपति के नाम पर कि अरे हमारे यहां का देखिए बढ़िया उद्योगपति है, इसको काम दे दो। ट्रंप ने मस्क को काम नहीं दिलवाया, जबकि मस्क कहे इसलिए थे कि भाई हमको वहां से कुछ तो काम दिलवाओ, हम क्या बेचेंगे, नहीं तो यहां पे टेस्ला तो ऑलरेडी बिकती है। ऐसे में इनके बीच में अनबन की खबरें आना शुरू हो गई थी। साथ में और कुछ पॉइंट्स ऐसे बिगड़ने लगे थे, जैसे डॉजी डिपार्टमेंट के माध्यम से इन्होंने बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में इंटरफेयर शुरू कर दिया था। इंटरफेयर के मतलब इन्होंने बहुत से डिपार्टमेंट में लोगों को ईमेल भेजकर नौकरी से निकाल दिया, लोगों को कहा कि काम क्या किया कल ये बताओ। बिल्कुल जैसे प्राइवेट कंपनियों में होता है वैसे इन्होंने सरकारी कंपनियों में काम करना शुरू कर दिया। लोगों ने इनके खिलाफ गुस्सा निकालना शुरू कर दिया। ये काम कर रहे थे ट्रंप के लिए, गुस्सा जो है वो जनता टेस्ला के खिलाफ निकाल रही थी। टेस्ला के शोरूमों को तोड़ा जा रहा था, एलन मस्क के टेस्ला के शेयर लगातार नीचे गिर रहे थे। ऐसे में ट्रंप और टेस्ला के बीच में मत भिन्नता आने लगी। ट्रंप को समझाने लगे एलन मस्क कि भाई साहब ऐसा मत करो, लोग मुझसे नफरत कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि हमने इसको अपना बॉस थोड़ी चुना था, लोग आपका गुस्सा मुझ पर निकाल रहे हैं, मेरे शोरूमों को तोड़ रहे हैं, आग लगा रहे हैं, ये चल नहीं रहा है, शेयर धड़ाधड़ टेस्ला के गिरते चले जा रहे हैं। ऐसे में क्या हुआ ना, मस्क की नाराजगी दिनों दिन बढ़ती चली गई। चाहे चाइना का मामला रहा हो, चाहे फिर एआई के बॉक्स से जुड़ा हुआ मामला रहा हो, हर चीज में इनको ट्रंप से खिन्नता होती हुई नजर आई। धीरे धीरे फिर एक और बवाल जो बड़ा होता चला गया। क्या हुआ कि न्यूयॉर्क टाइम्स नाम से एक अखबार है अमेरिका के अंदर, और उस अखबार ने एक फर्जी खबर छाप दी। क्या खबर छाप दी? फर्जी खबर यह छाप दी अप्रैल का नाम लेकर के कि 21 मार्च के दिन एक ऐसी टॉप सीक्रेट बैठक होने जा रही है पेंटागन के रक्षा मंत्रालय के अंदर। पेंटागन क्या है? अमेरिका का रक्षा मंत्रालय का ऑफिस है। उसके अंदर एक टॉप सीक्रेट ब्रीफिंग होने जा रही है। इस ब्रीफिंग के अंदर जो विशेष रूम है जहां पर यह ब्रीफिंग होगी, उसका नाम द टैंक रखा गया। बोले द टैंक नाम के रूम में एक विशेष ब्रीफिंग होगी, उसमें अमेरिकी रक्षा मंत्रालय मस्क को यह बताने वाला है कि चीन पर अमेरिका कब हमला कर रहा है। ऐसा कह के रिपोर्ट जारी कर दी न्यूयॉर्क टाइम्स ने। न्यूयॉर्क टाइम्स ने जब यह रिपोर्ट जारी की तो इस बात के वजह से मामला बहुत तेजी से फैल गया। एलन मस्क 21 मार्च को पेंटागन तो गए, लेकिन द टैंक नाम से किसी रूम में ना जाकर डिफेंस मिनिस्टर के कमरे में गए। वहां जाकर के उन्होंने डोजी के बारे में बातचीत की और वहां से निकल आए। लेकिन इस खबर ने असर इतना डाला कि एलन मस्क ने इस खबर को पूरी तरह से कोर्ट में चैलेंज कर दिया और कहा कि न्यूयॉर्क टाइम्स को उन लोगों को बताना होगा जिन्होंने ये फर्जी खबरें निकाली थी। और हुआ भी ये, पेंटागन के 2 अधिकारियों को नौकरी से निकाला गया। बकायदा फर्जी खबर फैलाने के चक्कर में राष्ट्रपति ने भी इस मामले को बड़ा मामला बनाया। कुल मिलाकर के एलन मस्क का जिस तरह से विभिन्न डिपार्टमेंट्स के अंदर इंटरफेरेंस बढ़ता जा रहा था, उसे लोग स्वीकार नहीं कर रहे थे। इवन ट्रंप तक ने यह कह दिया कि चूंकि एलन मस्क का कारोबार चलता है चाइना में, तो उन्हें हम क्यों बताएंगे कि चाइना से युद्ध कब करना है, उन्हें नहीं बताएंगे। इससे इन दोनों के बीच में खिन्नता बढ़ती चली गई। खिन्नता बढ़ती चली गई,
काम प्रभावित होता गया। अल्टीमेटली व्यापारी आदमी है, इनोवेशन का काम के लिए जाना जाता है। ऐसे में इनोवेशन वाला जो ये आदमी है, इसे बस इतना ही था कि अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना, कह के निकल लिया। परिणाम क्या होगा? परिणाम यह होगा कि डोजी डिपार्टमेंट जो है उसका असर अब धीरे धीरे कम होने लगेगा और लिटिगेशंस बढ़ने लगेंगी। लोग इनको घसीट घसीट कर लाएंगे कि जब तुम नेता थे उस समय तुम हम पर दिक्कत खड़े किए थे, आ जाओ वापस। इधर ट्रंप की मुसीबत यह है कि उनके सपोर्ट में कोई आदमी अब बचेगा नहीं। ऐसे में डोजी डिपार्टमेंट का जो भी काम रहा वो तो अपने आप में ट्रंप के लिए मुसीबत बनकर खड़ा रहेगा। नया लीडर इलॉन मस्क को रिप्लेस करने वाला ढूंढना मुश्किल होगा। तीसरा सबसे बड़ी बात यह है कि इलॉन मस्क ने साफ साफ कह दिया है कि मैं फंडिंग नहीं करूंगा। गलती से यह मत सोच लेना कि मैं तुम लोगों को अब चंदा दे दूंगा, चंदा देने का कोई प्लान नहीं है। तो कुल मिलाकर के साहब, कुल जमा अर्थ यह है कि यहां से मस्क चल दिए हैं मस्त तरीके से। आपको क्या लगता है इन सारी खबरों का विश्लेषण? अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुछ जरूरी जानकारियां हैं। जरूरी जानकारी यह है कि अपनी पाठशाला पर जो सेल चल रही है वो हमने 31 तारीख तक ऑन रखी है, जिसमें हमारे हैंड रिटन नोट्स हमारे कोर्स के साथ उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस महीने के अंत तक वो उपलब्ध है। जिन्होंने भी ऑफर का लाभ नहीं लिया है जाकर अपनी पाठशाला एप्लीकेशन से ले लें। हमारे द्वारा एक वेबिनार सैटरडे के दिन रखी जा रही है बातें बाजार की, और अपनी पाठशाला पर आप जाकर उसे ज्वाइन कर सकते हैं। बातें बाजार की पर हमारे बेहतरीन कोर्सेज उपलब्ध हैं, आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड बाजार तेजी से चल रहा है, अगर आप उसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो म्यूचुअल फंड्स पर हमारा बेहतरीन कोर्स बातें बाजार की एप्लीकेशन पर है, जाकर उसे एक्सेस करें। थैंक यू सो मच।